Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please don't forget to prefix 011 if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और गांधी जयंती की शुभकामनाएं। वेलकम सर, वेलकम वंस अगेन। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार। Prime Minister invites global investors to invest in India and be part of the country's growth story. Domestic markets register the worst weekly drop in 5 months. Sensex and the Nifty plunge nearly 2%. And at the Wall Street, the Dow surges 1.4% on positive economic and COVID medicine-related news. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। घरेलू शेयर बाजार में साप्ताहिक आधार पर पिछले 5 महीनों के दौरान हुई सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 2% नीचे आए और अमेरिकी शेयर बाजार में सकारात्मक आर्थिक खबरों और कोविड संबंधी समाचार पर लिवाली हुई तेज। दाउ सूचकांक 1.4% उछला। और अब समाचार विस्तार से। Snapping the 5 weeks of rising streak, domestic equity markets declined this week amid weak global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange plunged 1,283 points or 2.1% during the week to close at 58,766 yesterday. This was also the biggest weekly drop in 5 months. The Nifty at the National Stock Exchange declined 321 points or 1.8% during the week to 17,532. And in the broader market, outperforming the Sensex, the BSE mid-cap index rose 0.8% and the small-cap index gained 0.6%. And at the forex market, the rupee depreciated 44 paise during the week to end at 74.12 against the US dollar yesterday. हमारे साथ इस बीच श्रोताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे नोएडा से हमारे नियमित श्रोता SPS जैन साहब को। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं जैन साहब, सवाल हाँ नमस्कार। शरद जोशी को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अभी मैं शरद जोशी जी को CNBC कार्यक्रम में टैक्स गुरु पर सुन रहा था, तो उन्होंने वाइफ को पैसा दिया हुआ और उस पर टैक्स बचाने के कई तरीके बताए। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, एक तरीका उन्होंने बताया कि वाइफ को आप जितना घर खर्च के लिए देते हैं उसमें से जो वाइफ बचाती है और उसको अपना इन्वेस्टमेंट में लगाती है, तो उससे कोई हस्बैंड के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। तो इसके लिए कोई लिमिट है, कितना बचा सकती है वो, कितना परसेंटेज बचा सकती है, और क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जिससे कोई बाद में टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले परेशान ना करें? साहब, पहली बात तो मेरा नाम शरद कोहली है, शरद जोशी नहीं है। मेरा नाम आप अपने रिकॉर्ड्स पे ठीक कर लें। दूसरा, आपने जो वाइफ को लोग गिफ्ट करते हैं
गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट होते हैं, आप जानते ही हैं इस बात को। पर जो वाइफ को एक पिन मनी दिया जाता है, पिन मनी होता है कि जो आप वाइफ को मेंटेनेंस के लिए, मतलब उनको पॉकेट मनी दे रहे हैं या घर खर्च के लिए दे रहे हैं, उसमें से जो वाइफ बचाती है उस पे इनकम टैक्स में, यहाँ आपने ठीक पकड़ा, सेक्शन 64 का प्रावधान लागू नहीं होता। मतलब वो क्लब नहीं होता है जो उसमें से निवेश करके आमदनी होगी, वो क्लब नहीं होगी, पिन मनी में से करी जा रही है। इसका कोई मापदंड नहीं है, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा कि कुल मंथली इनकम स्पाउस की कितनी है, कितनी वो बचा लेते हैं, घर खर्च कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। और ये तो नहीं है कि आप 1 लाख रुपए दें महीने का और उसमें से 5,000 खर्च और 95,000 बचा लें, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। ऐसा कोई पैमाना आयकर अधिनियमों में नहीं दिया गया है कि आप इतना ही देंगे और इतना ही वो बचाएंगी और इतना ही आप खर्च करेंगे। ये बहुत सर्कमस्टांशियल है, सिचुएशनल है। आप मुझे अगर कोई स्पेसिफिक केस बताएं, आपके सामने अगर कोई उदाहरण है कि इतना हस्बैंड की या वाइफ की आमदनी है, इतना उनको पॉकेट मनी मिलता है, इतना उनको घर खर्च मिलता है, इतना वो खर्च करती हैं, इतना वो बचाती हैं, अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि ये इनकम टैक्स के मापदंडों पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। तो आप इस बात को नोट करें, पर आप ब्रॉडली ये समझें कि रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। आयकर में वर्ड रीजनेबल यूज किया हुआ है, तो रीजनेबल से बाहर नहीं जाना चाहिए जी। वेल, नेक्स्ट कॉलर इज हाँ जी, नमस्कार साहब। हाँ जी, Our next caller is VR Nath from Delhi. हाँ जी, हाँ जी, बताएं, सवाल पूछें। मैं देखिए, मेरे क्या नाम, अगस्त 19 में मैंने फ्लैट बेचा था। वो पैसा मैंने बेटी को दिया है जो बेंगलोर में घर खरीदने के चक्कर में है। तो अब उसने पेमेंट, इनिशियल पेमेंट तो कर दिया है 30 सितंबर तक। थोड़ा सा पेमेंट, आधा पेमेंट वापस करना है और 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्री हो जाएगी। तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, जो आपको आपका जो मकान को बेच के जो कैपिटल गेन होता है, उसमें आपको ये सेक्शन 54 एक आयकर अधिनियम में होता है, जिसके अंतर्गत आपको वो टैक्स बचाने के मौके मिलते हैं। ये आप 1 साल पहले या 2 साल बाद खरीद सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कैपिटल गेन होने के 3 साल बाद तक आप बना सकते हैं। तो या तो मैं आपसे सारी डेट्स पूछूं, सारी तारीखें पूछूं, तब मैं आपको मैं ही ये निकाल के बता सकता हूं, पर मैंने आपको जो पैमाना था वो बता दिया कि 1 साल पहले या 2 साल बाद कैपिटल गेन होने के, और बीच में अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है तो आपको फिर एक स्टेट बैंक के साथ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का नाम का अकाउंट खुलता है। उसमें आपको पैसा रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करना होता है, जिससे कि आपके ऊपर टैक्स ना लगे। मैंने आपको पैमाना बता दिया, उसके बाद अब आप इसको अप्लाई करें इन तारीखों को, और सेक्शन 54 के अंतर्गत आप इसका लाभ उठा सकते हैं जी। हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं प्रदीप जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। सर, मेरा प्रश्न ये है कि यदि घर पर ही एक छोटा सा ऑफिस खोला जाए और कंप्यूटर से रिलेटेड यदि काम किया जाए 4-5 लोग मिलकर, तो क्या इसके लिए किसी विशेष तरह के परमिशन की जरूरत है लोकल गवर्नमेंट बॉडी से? और ये जो सर मेरा प्रश्न है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर कोविड के जो गाइडलाइंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी क्या मैं इस चीज को कंटिन्यू रख सकता हूँ? धन्यवाद जी। अब तो प्रदीप जी, मैं आपके बाद वाले हिस्से का पहले जवाब देता हूँ। इसका कोई कोविड से रिलेशन नहीं है, आप इसको जितना टाइम मर्जी कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आपने पूछा कि क्या कोई रजिस्ट्रेशन की, क्या कोई लीगल बाइंडिंग है आपके ऊपर, इसको कहीं कराना है? तो देखिए, 2 चीजें मेरे जहन में इस टाइम आ रही हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि शॉप एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है, पर वो जनरली वहां होता है जहां आप किसी कमर्शियल स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं। आपने बताया कि आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ सकती है। एक तो आपको जो आप सर्विसेज दे रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, लाजमी बात है कोई कमाई हो रही होगी, तो उस पे अगर नोएडा में 40 लाख रुपए की लिमिट है, अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से आगे निकलता है तो आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। दूसरा, आपको आयकर अधिनियमों के अंदर इनकम टैक्स में पैन नंबर आपके पास होगा ही, वही पैन नंबर आपका इस कमाई के लिए भी चलेगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स की अपना रिटर्न भरनी पड़ेगी। जीएसटी का मैंने आपको लिमिट बता दी। इसके अलावा जो आप काम करने जा रहे हैं, कई बार इंटरनेट का कोई काम होता है या कोई आईटी से रिलेटेड ऐसा काम होता है जिसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अधिनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये तो जब आप हमें स्पेसिफिक्स बताएं तब हमें पता लगेगा कि आप कंप्यूटर पे बैठ के, क्योंकि कंप्यूटर पे बैठ के तो बहुत सारे काम होते हैं, अब मालूम नहीं आप क्या काम करने जा रहे हैं। तो ये आप जो नेचर ऑफ वर्क है आपका कंप्यूटर पे,
उसको एक बार आपको खोलना पड़ेगा, ये हमें बताने के लिए कि हम आपको कहीं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं। फिलहाल मैंने आपको जीएसटी का बता दिया, आपको इनकम टैक्स का बता दिया। घर से कर रहे हैं तो आपके ऊपर शॉप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। शुरू करिए, खूब कमाई करिए और अपनी आर्थिक उन्नति करिए। Yeah, our next caller is Sushobhan from Kolkata. Sushobhan, welcome to the show. Sawal पूछिए। Good evening, and the arrival of Dr. Kohli is in fact a treat for all of us, and my sincere appreciation to the entire Market Mantra team and especially Dr. Kohli. Sir, my question, let me put forward my question, that I am an investor who invests in mutual funds, but one funniest thing I've come across, that whenever I go to AMC and I issue a check for booking a particular mutual fund option, maybe after a couple of days the check gets matured. But on the date of maturity, I find when the market oscillates, sometimes it goes up, it comes down. So normally I have noticed, I may be wrong, sometimes when the market goes up a limit, that time the units are allotted, so that the lesser number of units are allotted. So could you please throw some light on this issue? Is there any specific regulation in this respect, that when exactly, maybe on 3rd of August is my date of booking, right? The date of it is subject to realization of the fund, that is the norm normally. But which rate will I get? Is there any specific regulation in this regard? Mr. Sushobhan, first of all, for your word of appreciation, I share your appreciation with the entire Market Mantra team, who really work very hard to bring this program to you. Yes, it happens. What you said is correct, because when you issue the check and the amount gets credited, normally it takes 24 hours for the AMC to update your records. So which is why you must be seeing the difference in the NAV or difference in the rate that the day your check is cleared. On the same date, maybe because there is a record time, sometime it is 12 p.m., sometime it is 3:30 p.m. at the close of market. So maybe sometime the check clearing happens in the afternoon. So maybe there is an overlap in the time which is by which your check gets cleared, your payment gets credited, and the time when the AMC in its software updates the NAV or updates the rate. So it could be that way. What I would suggest you is you could probably advance the payment. You can pay a little before to be able to avail the rate. But I mean, your problem could be that how can you predict that what rate I am going to get? But yes, this problem is logical. There is no law as such, but it does take time for although the guidelines issued by SEBI to AMC does provide that when the payment is credited, I think as far as I remember, it has to be done within 24 hours. But maybe there is an overlap, which is why you face this problem. So I hope you haven't lost too much money because of the rate difference. And sometimes, let me tell you, Mr. Sushobhan, sometimes people also end up being gainers because of this. Because sometimes what happens is after your payment is credited, there is some loss which is booked, but your payment gets credited later. So you end up missing that loss as well, and you end up as a gainer also. So this works both ways. I hope in your case, in the times to come, you will be a net gainer instead of being a loser because of the low rates. Thank you. आइए चलें फरीदाबाद से हमारे साथ हैं हरीश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, पूरी इंटायर टीम को और कोहली सर को भी नमस्कार। सर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक पहला तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरा एनपीएस करता है हर पर मंथ। अच्छा, अगर मान लो वो एनुअली 50,000 से अबाउ चला जाता है, मीन्स तो ये 60,000 मान लेते हैं, तो 10,000 मेरा सीसीडी में जाएगा सर, या उसी में इंक्लूड किया जाएगा सर? मतलब उसका टैक्स रिबेट मिलेगा सीसीडी में? अच्छा, दूसरा सवाल आपका? और दूसरा सवाल मेरा यह है सर कि सेक्शन 89 एरियर से रिलेटेड है, वो क्या, उसका क्या प्रावधान है, वो क्या, मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो। देखिए, पहले आपका जो पहला सवाल है कि एनपीएस जो आप करा रहे हैं, देखिए वो एनपीएस की जो 80CCD 1 के अंतर्गत स्कीम होती है, वो एक बहुत डिफाइंड और बहुत स्पेसिफिक स्कीम होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 80C में जो 1.5 लाख मिलता है, उससे ऊपर 50,000 और आप 80CCD 1 के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये 10,000 आपका, अगर तो स्कीम कुछ जो पेंशन फंड्स हैं वो ऐसी स्कीम चलाते हैं जहां पर आप दोनों में, मतलब 80CCD 1 अगर ओवर जाता है तो आपको बाकी का जो एनपीएस 80C के अंडर कवर होता है उसमें ले लेते हैं। तो ये आपको स्कीम अपनी चेक करनी पड़ेगी। अगर वो ओवरलैपिंग स्कीम नहीं है तो आपको केवल 50,000 रुपए तक का उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आपका सवाल था कि 89(1), जी हाँ, 89(1) रिबेट का सेक्शन होता है, जिसमें आपको आयकर अधिनियमों के अंतर्गत अगर आपको नौकरी करते वक्त पिछले सालों के कुछ बकाया पैसे मिलते हैं, मतलब एरियर्स मिलते हैं, तो 89(1) के अंतर्गत अब ये तो
हरीश जी, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें पूरा मैं अगर फॉर्मूला बताने लगूं तो समय बहुत लगेगा, पर मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं कि उसमें पिछले जिस साल के एरियर्स मिले उस साल की इनकम ली जाती है, करंट ईयर की इनकम उसमें जोड़ी जाती है, फिर करंट ईयर के ड्यूज में करंट ईयर की इनकम जोड़ी जाती है, दोनों पे टैक्स निकाला जाता है, दोनों के टैक्स के डिफरेंस जो होता है वो आपको रिबेट के रूप में मिल जाता है। मैं कहने का मतलब जो फालतू आपका टैक्स बन रहा है एरियर्स मिलने की वजह से, वो उतने से कम हो जाता है। तो इसको हम एरियर सेक्शन 89(1) कहते हैं। एरियर्स का रिबेट होता है बकाया राशि पर जो मिलता है। धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर इज श्रीकांत फ्रॉम मुंबई। श्रीकांत, वेलकम टू द शो। सवाल पूछें अपना। Good evening, Market Mantra team, and my special thanks to Sharad Kohli ji for his excellent and simple way of answering all the questions. Yeah. I have one question, Sharad ji. I have 2 flats, and one is I want to sell it. The market value may be 50 lakhs. Yeah. For the second flat, there is a balance loan payable of around 17 lakhs. Okay. So if I sell the flat for 15 lakhs, can I repay the loan of the other flat and without incurring capital gains on that amount of 17 lakhs? Please clarify. Thank you very much. Shrikant ji, for your word of appreciation. As I always say, I humbly share it with the entire Market Mantra team. You see, I think today seems to be a tax show. Nishit and Manoj, I think people seem to be worried about their taxes more today. Nevertheless, so what you said is that if you repay against the second flat, then can you claim against the first flat? No. I mean, you will not be able to claim against the first flat, although I'm not absolutely clear on the facts which you have described. You said one flat is worth 50 lakhs, second flat is worth 17 lakhs, and there is some loan outstanding. No. You will have to do your calculations per flat. But what I would suggest you, Shrikant, because I am not fully in the know of your facts, so what I would request you is in the next show, if you can open the figures a little more in detail, because I can broadly make out what you are trying to ask, but I think there are some numbers which are missing, which means the cost of purchase, the year of purchase, the year of sale, and then the first one, the second one, what are you intending to do with the sale proceeds, whether you want to take Section 54, whether you want to take Section 54 EC. So I would suggest you for a complete and comprehensive tax advice, a full set of facts are required. So Shrikant ji, I mean, I'll have to, only limit myself to that, but you cannot claim the repayment of loan of flat X with flat Y is what I can tell you right now. दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मनप्रीत। मनप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड से जो हम सेल परचेज से जो हमें इनकम होती है, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं? धन्यवाद जी। हाँ, अनदर टैक्स क्वेश्चन टुडे। आज लगता है लोग गांधी जयंती में शेयर मार्केट को आज भूल गए हैं। आज उनको पूरा छुट्टी के मूड में सोच रहे हैं टैक्स बचाया जाए। चलिए, बचाना भी एक तरह की कमाई है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड पे मनप्रीत जी, जो आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड 2 तरीके के कैपिटल गेन होते हैं उसपे, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। आपको जानकारी होगी, अगर आप 1 साल से ऊपर रखते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आप 1 साल से कम रखते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो आपको जो टैक्स की कैलकुलेशन है इस परसेंटेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। जो टैक्स लगता है 10% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और म्यूचुअल फंड पे शेयर मार्केट जैसे शेयर्स पे टैक्स लगता है, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड्स पे भी टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड भी, मनप्रीत जी, अब ये थोड़ा आंसर लंबा हो जाएगा तो मैं इतना लंबा तो समय नहीं दे पाऊंगा एक ही श्रोता को, पर आपको मैं ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड भी 3 तरीके के होते हैं। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, एक डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, और एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं। तो उसमें नियम ये होता है कि अगर 60% से ज्यादा डेट की कंपोनेंट है तो वो डेट म्यूचुअल फंड बन जाएगा। अगर उसमें 60% से कम डेट कंपोनेंट है तो वो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड बन जाएगा, और अगर उसी पे है तो वो हाइब्रिड बन जाएगा। अब ये टैक्सेशन सिस्टम सारे म्यूचुअल फंड्स पे मनप्रीत जी अलग अलग है। तो इसके लिए देखिए, आपके कुछ सवाल श्रोताओं के ऐसे होते हैं कि मेरा मन करता है कि पूरा का पूरा आधा घंटा मार्केट मंत्रा का मैं उनको एक पूरी क्लास की तरह समझा दूं, पर दूसरे श्रोताओं को मन में आता है कि इतने लोग जुड़ते हैं, इंतजार करते हैं, उनका भी ख्याल आता है, तो मुझे फिर अपने आंसर को संक्षिप्त रखना पड़ता है। अंदर से ये लगता भी है कि मैं पूरी बात नहीं बता पाया, पर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पहले डेट फंड का बताऊं, फिर आपको मैं हाइब्रिड का बताऊं, फिर मैं इक्विटी का बताऊं, फिर मैं लॉन्ग टर्म का बताऊं, फिर मैं शॉर्ट टर्म का बताऊं।
तो इसलिए आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया। आप ऐसा करा करिए, मैं एक सलाह दूंगा मनोज और निश्चित हमारे श्रोताओं को, कि जिनके सवालों का जवाब लंबा है वो इसको 2-3 शोज में स्प्रेड करके पूछ सकते हैं। हमें तो याद रहता है जब आप पूछते हैं, आप पिछली बार बोलेंगे मैंने वहां तक पूछा था, मैं उससे आगे बताना शुरू कर दूंगा। उससे क्या होगा कि बाकी श्रोताओं को भी प्रोग्राम में जुड़ने का मौका मिल जाएगा। Indeed. And moving on to some other stories, all the 3 major US stock indices surged higher yesterday, boosted by positive economic data, positive news about COVID-related medicine, and developments on the potential passage of an infrastructure bill. So, the Dow Jones Industrial Average rose 483 points, or 1.4%, to 34,326. The S&P 500 gained 49 points, or 1.2%, at 4,357, and the Nasdaq Composite added 118 points, or 0.8%, at 14,567. But all the 3 indices dipped for the week, with the S&P 500 and Nasdaq posting their biggest weekly percentage drops since February. And moving on, Prime Minister Narendra Modi has invited global investors to invest in India and be a part of India's growth story. Sharing his remarks at the launch of India Pavilion at Dubai Expo 2020, Mr. Modi said India is a land of opportunities, be it in the field of arts and commerce, industry or academia. He said that over the last 7 years, the government of India has undertaken several reforms to boost economic growth, and it will keep doing more to continue this trend. आइए चलें ठाणे, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गुरुनाथ। बहुत बहुत स्वागत आपका गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए। गुरुनाथ जी हमारे साथ हैं फोन लाइन। हेलो सर। हाँ सर, नमस्कार। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल है सर, अभी जो हमारी सरकार ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन और ये जो इलेक्ट्रिक वाहनों पे ज्यादा जोर दे रही है सर, ये जो इलेक्ट्रिक जो वाहन कंपनियां जो है, जो व्हीकल बनाने वाली कंपनी, सर उतना रिस्पांस वहां से नहीं मिल रहा है सर। सर अगर ये आगे चल के ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक और ये इथेनॉल का ऑफर करते हैं तो हमको जो 70-80% जो वहां से आयात करना पड़ता है, उसपे बहुत सारा विदेशी मुद्रा भी खर्च होता है। अगर सर आगे चल के लोगों से इसके इस्तेमाल के लिए जो रिस्पांस मिलता है तो जो विदेशी मुद्रा है जो बच जाएगी, सर हमारी इकोनॉमी को कितना इससे बूस्ट मिलेगा या फायदा होगा, क्या फायदा होगा सर? देखिए गुरु, आपने देश हित का सवाल पूछा है। 85% हमारे यहाँ जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट की जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। आपको शायद जानकारी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरकार ने तो बहुत बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जितने भी शहरों में उसको रिचार्ज स्टेशन हैं, बैटरी पर बहुत रिसर्च चल रही है। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि अभी जो लिथियम बैटरी है वो 300, 400, 5 थोड़ी बड़ी गाड़ी में 400, 450 किलोमीटर निकाल देती है, छोटी गाड़ी में वो 300 किलोमीटर के आसपास चल पाती है। इस पर बहुत रिसर्च चल रही है क्योंकि लिथियम आयात किया जाता है, तो इसको लोकली उसको सोर्स करने के लिए। दूसरा किस तरह ये माइलेज बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं शहर से। शहर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बड़े शहरों में है, तो ऐसा नहीं है। सरकार का तो बहुत फोकस है इलेक्ट्रिक। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी जान के कि मैं उदाहरण अगर दिल्ली का लूं तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.5 लाख रुपए सरकार आपके अकाउंट में जमा कर देती है। मैं मैक्सिमम अमाउंट बता रहा हूं, छोटी गाड़ी लेंगे तो कम होता है। 1.5 लाख रुपए तक का आपको इंसेंटिव मिलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो जाते हैं। आज पेट्रोल के दाम ब्रेंट क्रूड के $80 पहुंचे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप जानते हैं आसमान छू रही हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत निरंतर बढ़ती जा रही है और हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती उसमें, तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान है। आप देखेंगे आने वाले जो 4-5 साल हैं, आपको सड़क पे जो हरी नंबर प्लेट की गाड़ियां होती हैं, ग्रीन नंबर प्लेट से पहचानी जाती है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देंगी। अभी वो बड़े शहरों में दिख रही हैं, आप देखेंगे छोटे शहरों में, गांव में भी उनका प्रचलन बढ़ेगा और धीरे धीरे हमारा जो ये ऑयल पर हमारी डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो कम होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, देश का बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और ओवरऑल जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसमें भी आपको फर्क दिखाई देगा क्योंकि पोल्यूशन भी नीचे आ जाएगा। हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर हैं रत्नाकर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। रत्नाकर जी सवाल पूछें, स्वागत आपका। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग और शरद कोहली को नमस्कार। मेरा सवाल है कि ये जो अभी कोहली साहब ने अभी रिप्लाई में बताया
ये जो CNG एंड PNG और पेट्रोल डीजल के प्राइस नेक्स्ट वीक में बहुत बढ़ रहे हैं जी। तो आम आदमी के लिए तो उसका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ रहे ये उनको कन्विंस होना मुश्किल होता है आम आदमी के लिए। तो ऐसे स्थिति में आम आदमी तो क्या करेगा, उनके लिए कुछ उसमें कुछ सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते। तो उसके बारे में शरद जी का मुझे ये चाहिए, रिप्लाई चाहिए। और दूसरा है कि जो मार्केट अभी 60,000 की तरफ जा रहा है तो वेदर इतना लिक्विडिटी है क्या ये बबल है, ये बबल है कि इतना लिक्विडिटी रियली मार्केट में आ रही है? जी रत्नाकर जी, पहले वाले प्रश्न आपने फिर देश हित में पूछा है। देखिए जो आम आदमी जब पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा दे रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो बहुत कष्टदायक है और सरकार भी इस बात के लिए संवेदनशील है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की प्राइसेस $80 मैंने अभी आपको कहा कि छू रही है और 55 से 7% इसमें जो राज्य और केंद्र सरकार टैक्स भी ले रही है, क्योंकि पैंडेमिक में जैसे हमारी और आपकी आय में फर्क पड़ा, इनकम लोगों की गिरी, लोगों की तनख्वाहें गिरी, ऐसी सरकार का राजस्व भी नीचे गया। तो सरकार को लगा कि अब कहां से राजस्व आए, आखिर देश चलाना है, वेलफेयर स्कीम चलानी है। तो जी हाँ, बहुत दुख भरे दिल से मुझे लग रहा है कि सरकार ये ले रही है और सरकारों को राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकारों को भी बहुत चिंता है इस बात की। पर अब ऐसे में हालात ऐसे बन गए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आम आदमी इसमें क्या करे। आम आदमी को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, उससे पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कीमतें उतनी नहीं बढ़ती हैं जितनी आपकी जेब पे चपत लगती है जब आप पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं। दूसरा यह है कि आवागमन भी लोगों का हालांकि बढ़ा है, पर आवागमन की जगह आप जूम कॉल का इस्तेमाल करें। आपने किसी से मिलना है, अगर हाथ नहीं मिलाने, गले नहीं मिलना है, तो आप जूम कॉल का प्रयोग करें। कोशिश करें कि आना जाना वहीं रखें जहां जरूरी है, जब तक ये कूल डाउन नहीं होता है। दूसरा आपने पूछा कि मार्केट अभी 60,000 पहुंची है, तो जी हाँ, लिक्विडिटी बहुत आई है। आज भी $120 बिलियन अमेरिकन इकोनॉमी में प्रति माह फेड, वहां का जो फेडरल रिजर्व जिसको हम कहते हैं, वो आज भी डाल रहा है। तो इतनी लिक्विडिटी जब आ रही है तो लाजमी बात है कि शेयर मार्केट में तो उसका एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो आपको शेयर मार्केट इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। और यही अंदेशा है कि जिस दिन ये लिक्विडिटी खिंचनी शुरू होगी, अभी 8 अक्टूबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, उसमें रिवर्स रेपो रेट शायद हम बढ़ता हुआ देखें, जिससे कि लिक्विडिटी को थोड़ा सख्त करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका में भी एक कैलेंडर दिया जाएगा जहां फेड टेपर डाउन करेगा, तो मार्केट उस समय स्क्वीज हो सकती है। पर उसको काउंटर करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक बात पढ़ी। जी हाँ, लिक्विडिटी काफी हद तक बढ़ी है। उस बड़ी लिक्विडिटी की वजह से ये मार्केट और कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। ऐसा नहीं है कि खाली लिक्विडिटी, ज्यादातर लिक्विडिटी है। कुछ कंपनी ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, पर आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली, जिसको मैं कहता हूं। रत्नाकर जी, आप खूब बड़े जानकार श्रोता हैं और लिक्विडिटी आई है। अब चिंता ये करिए कि जिस दिन ये लिक्विडिटी वापस खिंचेगी, उस दिन क्या होगा, वो उस दिन का हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी हमारे साथ कई श्रोता और हैं फोन लाइन पर, खासतौर से भोपाल से शंकर जी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन शंकर जी, आज हम आपको कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और श्रोता लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन आज आप सभी का बस हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और श्रोताओं की ओर से शरद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। अगले अंक में कल हमारा म्यूचुअल फंड का विशेष अंक होगा। हम बस अब मुख्य समाचार के साथ आपसे विदा लेंगे। Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister invites global investors to invest in India and be part of the country's growth story. Domestic markets registered the worst weekly drop in 5 months. Sensex and the Nifty plunged nearly 2%. And at the Wall Street, the Dow surges 1.4% on positive economic and the COVID medicine-related news. Well, that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar with me, Manoj Pathak, saying adios till we meet again the next time. Market